हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लेके आए हैं हमारे पर्यावरण के नेक्स्ट पार्ट को, नेक्स्ट भाग नंबर 2। तो यदि हमारे द्वारा कल की क्लास दी गई थी आपको अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए ताकि आपके लिए इससे भी बेहतर क्लास हम उपलब्ध करवा सकें। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं अपघटक। ठीक है कि अब जैविक है ना, अपन ने घटक पढ़ रहे थे, जैविक घटक पढ़ रहे थे और जैविक घटक में 3 नंबर ऑप्शन था या 3 नंबर पॉइंट हमारा पढ़ना था हमें अपघटक अपमार्जक। तो अपन अपमार्जक अपघटक के बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पर कि प्रकृति में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, कि प्रकृति में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, कवक जो मृत पदार्थों का अपघटन कर पोषण प्राप्त करते हैं अपमार्जक कहलाते हैं। याद रखना, एक छोटा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अपमार्जकों के 3 उदाहरण दीजिए, यानी कि अपमार्जकों के 3 उदाहरण। तो हमारे अपमार्जक कौन कौन से हो जाएंगे? जीवाणु, विषाणु और कवक। याद रखना, अपमार्जकों के 3 उदाहरण 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है। हमारा अपमार्जकों के 3 उदाहरण जीवाणु, विषाणु, कवक हमारे अपमार्जक के 3 उदाहरण हैं जो मृत पदार्थों का अपघटन कर पोषण प्राप्त करते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि जीवों की चक्रीय पोषण व्यवस्था में परितंत्र में संतुलन बना रहता है। कि अपमार्जक है ना, ये क्या करते हैं कि हमारी चक्रीय श्रृंखला होती है उसकी पोषण व्यवस्था को संतुलन बनाने में काम आते हैं। किस प्रकार? जैसे अपन बात करें कि उत्पादक 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 से क्या होता है, प्रथम उपभोक्ता में जाता है और प्रथम उपभोक्ता क्या करते हैं, मांसाहारी खाते हैं और मांसाहारी को क्या करते हैं, सर्वाहारी खाते हैं और सर्वाहारी क्या करते हैं, अपमार्जक द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं और ये मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी से वापस उत्पादक से प्रथम उपभोक्ता, फिर मांसाहारी, मांसाहारी से सर्वाहारी, सर्वाहारी से अपमार्जक और मिट्टी। इस प्रकार हमारी क्या बनता है, संतुलन बनता है, एक खाद्य श्रृंखला की पूर्ति होती है साथियों, याद रखना। फिर चलते हैं अपन इससे आगे, और इससे आगे हमारे पास देखने के लिए क्या है, ये रहा पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। कि हमारा जो पारितंत्र है, हमारा क्या पारितंत्र है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है, अपन उसकी व्याख्या करने वाले हैं इसमें। ठीक है, पारितंत्र में सूर्य की ऊर्जा एकमात्र स्रोत है। ठीक है, तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी में जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य होता है। ये भी प्रश्न हमारा पूछा गया है। एकमात्र स्रोत है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं जिससे उत्पादकों यानी पेड़ पौधों में ऊर्जा संचित होती है। ऊर्जा क्या होती है? संचित होती है, जिसका उपयोग उपभोक्ता करते हैं। जिसका उपयोग क्या करते हैं? उपभोक्ता करते हैं। हमारे 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, वो इनका क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट में देखें तो अपन कहें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। कि आपको पूछे ऊर्जा का प्रवाह का अर्थ क्या है, तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का रूपांतरण होना ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। और ये रूपांतरण किस प्रकार होता है और कितने % की इसमें क्या होती है, क्षति होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है, वो अपन देखते हैं। जैसे अपन यहाँ पर बात करें, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक ऊर्जा 10% भाग पहुँचती है। कितने? 10% ही हमारी ऊर्जा पहुँच पाती है साथियों, 10% ऊर्जा। जैसे अपन बात करें उदाहरण लेके कि घास को क्या करते हैं? कीड़े खाते हैं, कीड़े को मेंढ खाते हैं, मेंढ को सांप। ये हमारी क्या है? एक पोषक ऊर्जा स्तर। ठीक है, अब घास है वो क्या करता है? 1000 कैलोरी ऊर्जा रखता है, तो ये कीड़े जो खाते हैं उनमें ऊर्जा कितनी होगी? 10% कम हो जाएगी, यानी 100 कैलोरी ऊर्जा पहुंचेगी। और कीड़े को मेंढ खाएगा तो कीड़े से मेंढ में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा 100 का क्या होगा? 10% होगा, यानी 10 कैलोरी ऊर्जा। और फिर क्या करेंगे? जो मेंढक से को सांप खाएंगे तो सांप में जो ऊर्जा स्थानांतरित होगी वो 0.1 ऊर्जा स्थानांतरित होगी। इस प्रकार से हमारा ऊर्जा का क्या होता है? प्रभाव होता है।
तो ये प्रश्न हमारा 2000 जो पूछा गया है 21 के पेपर में अच्छे से आरबीएसई में पूछा गया है साथियों। फिर देखो हमारे पास नीचे नोट में छोटे प्रश्न है। देखो, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा हमेशा एक ही दिशा में गति करती है, याद रखना। ठीक है। दूसरा, जो कि पिरामिड से देव सीधे बनते हैं। ठीक है। और पिरामिड क्या होते हैं, हमारे सीधे बनते हैं, कभी विपरीत दिशा में नहीं बन सकते। फिर चलते हैं अपन इसी प्रकार नेक्स्ट में। और नेक्स्ट हमारे पास देखने के लिए आपको मिलेगा खाद्य श्रृंखला या खाद्य आहार श्रृंखला, है ना। कि अपन बात करें खाद्य श्रृंखला पूछ ले या आहार श्रृंखला पूछ ले, दोनों का अर्थ एक ही है। पारितंत्र में उत्पादक, पारितंत्र में उत्पादक उपभोक्ता, पारितंत्र में उत्पादक उपभोक्ता पोषण भोजन हेतु एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रूप से जुड़े रहते हैं, इससे आहार श्रृंखला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। कि हमारे खाद्य श्रृंखला कहें या आहार श्रृंखला कहें, पारितंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता पोषण पोषण यानी भोजन हेतु एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं, इसे आहार श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं यहाँ पर घास, घास को कीड़े खाते हैं, कीड़े को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज खाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला यानी आहार श्रृंखला का उदाहरण हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगे, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए साथियों, क्योंकि आपके लिए कल से इससे भी बेहतर क्लास आने वाली है हमारी रासायनिक। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया वाला यानी केमिस्ट्री का पाठ विज्ञान में हम शुरू करने वाले हैं, जो 10वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे सेंटर की भर्तियों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है टॉपिक साबित होने वाला है। तो कल से हम पहले पार्ट केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक से लेके आने वाले आपके लिए ज़बरदस्त नोट्स के साथ और ज़बरदस्त क्वेश्चनों के साथ, इसलिए शेयर सब्सक्राइब जरूर करके हमारे साथ यूं ही बने रहें। ठीक है। बात करते हैं आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर, यानी कि आहार श्रृंखला उसका प्रत्येक स्तर आहार स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है, आहार स्तर कहलाता है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता और प्राथमिक से द्वितीय उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता तक होता है। कि हमारी आहार श्रृंखला है उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है, पहले उत्पादक से हमारा प्रथम उपभोक्ता, प्रथम से द्वितीय और द्वितीय से तृतीय उपभोक्ता तक होता है। याद रखना साथियों, पूछा जा सकता है आहार श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह का चार्ट बनाए या आलेख बनाए, तो हमें ये बताना होगा, जो हमने पहले अपघटन में पढ़ चुके हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कुछ आहार श्रृंखलाएं उत्पाद से प्रारंभ नहीं होती है, यानी शुरू नहीं होती है। कुछ आहार श्रृंखलाएं उत्पादक से प्रारंभ नहीं होकर के मर्त पदार्थों से आरंभ होती है। इस आहार श्रृंखला को अपदरक आहार श्रृंखला कहते हैं। याद रखना 2013 में ये प्रश्न साथियों पूछा गया है, अपदरक आहार श्रृंखला किसे कहते हैं बताइए। तो कुछ आहार श्रृंखलाएं उत्पादक से प्राप्त नहीं होकर मर्त पदार्थों से प्रारंभ होती है, ये हमारी क्या होती है, अपरदक आहार श्रृंखला होती है। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाला है साथियों, इससे भी शानदार और इससे भी जानदार। बात करते हैं आगे, पोषी स्तर क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। ठीक है। कि आपको क्लास अच्छी लगे तो बीच बीच में कमेंट जरूर करते रहे और बताते रहे कि आपको ऐसी क्लास और चाहिए या ऐसे नोट्स आपको और भी बेहतर तरीके से चाहिए। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। याद रखना आरबीएसई 2016 में प्रश्न पूछा गया है शानदार तरीके से। ठीक है। उत्तर की बात करें, पोषी स्तर। ठीक है। पोषी स्तर की परिभाषा की, हरे पौधे सौर ऊर्जा की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन पौधों को शाकाहारी प्राणियों द्वारा खाया जाता है।
कि हरे पौधे और सौर ऊर्जा के साथ अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। इन पौधों को शाकाहारी प्राणी द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मांसाहारी प्राणी द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। और शाकाहारी प्राणी हैं, उनको कौन से जीव ग्रहण करते हैं? मांसाहारी प्राणी द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रकार से खाद्य के आहार के अनुसार विभिन्न प्राणियों में एक श्रृंखला का निर्मित होती है, एक श्रृंखला निर्मित होती है, होती जाती है, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषक स्तर कहलाती है। कि आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या होती है? एक है पोषक स्तर होती है। एक आहार श्रृंखला नीचे दी गई है, जो आप देख सकते हो। उदाहरण के तौर पर आपको पूछा गया एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, तो ये आपका आहार श्रृंखला का क्या एग्जाम्पल है? घास, घास को कीट खाते हैं, कीट को मेंढक खाते हैं, मेंढक को बाज खाते हैं साथियों। फिर बात करते हैं, उपरोक्त आहार श्रृंखला के 5 पोषक स्तर होते हैं। उपरोक्त आहार श्रृंखला के कितने स्तर होते हैं? 5 स्तर होते हैं। ठीक है, प्रश्न बड़ा है, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए। पोषक स्तर की परिभाषा, फिर आहार श्रृंखला का उदाहरण, और फिर इसके विभिन्न पोषक स्तर। यानी प्रश्न आपका पूछे जाएगा तो 3 नंबरों में पूछा जाएगा, याद रखना साथियों। 2016 में ये 3 नंबर में पूछा गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहे, हमारे विभिन्न पोषक स्तर, उनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं प्रथम पोषक स्तर घास। प्रथम पोषक स्तर घास, जो कि स्वपोषी या उत्पादक कहलाते हैं ना, कि प्रथम पोषक स्तर घास है, जो हमारा क्या होता है, इस श्रृंखला का भी उदाहरण दिया था, उसमें जो स्वपोषी होता है उत्पादक कहलाते हैं। फिर बात करें द्वितीय पोषक स्तर कीट, यानी कि 2 नंबर क्या है? द्वितीय पोषक स्तर कीट होता है, जो शाकाहारी होता है और प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, और प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट तृतीय स्तर मेंढक, है ना, कि तृतीय पोषक स्तर होता है वो मेंढक होता है साथियों। तृतीय पोषक स्तर क्या होता है? मेंढक होता है, और मेंढक क्या होता है? मांसाहारी होता है, और ये द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। फिर बात करते हैं 4 नंबर चतुर्थ पोषक स्तर, ये जो मांसाहारी है, ठीक है, जो मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता कहलाती है। 5वां पोषक स्तर बाज होता है, जो मांसाहारी है और चतुर्थ उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। पहले अपन देखें क्या? घास। हमने पहले खाद्य श्रृंखला के उदाहरण में घास पढ़ा। घास के बाद हमने क्या लिया? कीट। क्या लिया? कीट। कीट के बाद अपन बात करें क्या लिया था? मेंढक। क्या लिया था? मेंढक। और मेंढक की बात करें, उसके बाद अपने लिया था मेंढक। मेंढक को कौन खाता है? सांप खाता है साथियों। क्या खाता है? सांप। और सांप को कौन खाता है? आपको पता होना चाहिए, बाज। कौन खाता है? बाज। ये हमारी श्रृंखला थी, खाद्य श्रृंखला। यानी घास, घास को कीट खाएंगे, कीट को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज। यानी घास है वो हमारा प्रथम पोषक स्तर है, और द्वितीय पोषक स्तर है कीट, तृतीय पोषक स्तर है वो मेंढक, और हमारा चतुर्थ पोषक स्तर है वो सर्प रहेगा, और 5वां पोषक स्तर होगा बाज होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। इसी प्रकार से अपन चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलने वाला है इससे भी अच्छा। ये प्रश्न हमारा 2 बार पेपर में पूछा गया है, इसी प्रकार से जैसा आपको दिखाया गया है। याद रखना, 2000 बात करें 14 में पूछा गया था, और उसके बाद 2022 में पूछा गया था साथियों। याद रखना, 2 नंबर में पूछा जाएगा। पोषण रीतियों की संरचना। पोषण रीतियों की संरचना प्रदर्शित करने वाला पारिस्थितिकी पिरामिड बनाइए, या पिरामिड का आलेख बनाइए। तो ये हमारे क्या चित्र है, इसमें पोषक स्तर है। जो पहले क्या है? उत्पादक, उत्पादक से प्रथम उपभोक्ता, और प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्ता से हमारा कौन सा? तृतीय उपभोक्ता होता है, जिसे अपन शीर्ष मांसाहारी कहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता हमारा मांसाहारी होता है, और प्रथम उपभोक्ता आपका शाकाहारी होता है। उत्पादक हमारा क्या होता है? संपोषी होता है साथियों। याद रखना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक तो बनता है, और कमेंट में आप ज़रूर बताओगे कि ये प्रश्न या आपको नोट्स कैसे आ रही है, या कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो बताना। आगे अपन रासायनिक यानी केमिस्ट्री की चैप्टर शुरू कर सकें, है ना, केमिस्ट्री वाले चैप्टर शुरू कर सकें, जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, लवण परिवार है, अम्ल क्षार है ना, कार्बनिक यौगिक है,
और अपने इस प्रकार के प्रश्न और शानदार तरीके से ला सके। धातु अधातु, ये 4 पार्ट अपने अगले जो वीडियो आएंगे उनमें आने वाले। पहले केमिस्ट्री, फिर आपके आएगी बायो, और बायो के बाद आने वाली है सबसे शानदार सबसे इंटरेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स, जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट आपके सामने है, ये देखो टॉपिक ओजोन। बात करते हैं ओजोन, और ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, और 2016 के बाद ये प्रश्न पूछा गया था 2023 में शानदार तरीके से 3 नंबर में। ओजोन क्या है तथा इसके परास्थित पारितंत्र है ना, ओजोन क्या है और तथा ये किस पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो आप बात करोगे यहाँ पर, ओजोन एक गैस है। ओजोन एक के गैस है जिसका अणु होता है O3। क्या होता है अणु? O3। ठीक है, O3, तथा इसका प्रत्येक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनाता है। ओजोन में O3 होते हैं नहीं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, तो प्रत्येक 3 अणुओं से ओजोन बनता है। जो ओजोन गैस की परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। पूछा जा सकता है ओजोन गैस परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को रोकती है। तो पूछा जा सकता है ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस किरण को रोकता है? परावैंगनी किरणों को रोकने में सहायक होता है। अतः पृथ्वी के जीवों के परावैंगनी किरणों से घातक प्रभाव से बचाती है। यानी कि पृथ्वी पर जो जीवित प्राणी हैं उनको परावैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। परावैंगनी किरणें ऑक्सीजन अणु को विघटित करती है, यानी छोटे भागों में बांटने का कार्य करती है, करके स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाती है। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन का निर्माण करते हैं। जैसे आपको दिया गया यहाँ पर देखने के लिए O2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर परावैंगनी UV, मैं लिख देता हूँ UV। ठीक है, UV होता है यहाँ पर लिखा हुआ, जो हमारी क्या होती है यहाँ पर ऑक्सीजन परावैंगनी किरणें होती है, अधिक ऊर्जा की होती है, जो ऑक्सीजन को O+O में विभाजित करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो स्वतंत्र ऑक्सीजन बना है ये ऑक्सीजन के परमाणु से परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में क्रिया करके O3 का निर्माण करती है। किसके? VU की उपस्थिति में क्रिया करके ये O3 का निर्माण करती है। यदि वायुमंडल में ओजोन परत नहीं होती तो हानिकारक परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती और मानव सहित विभिन्न जीवधारियों में घातक रोग जैसे कैंसर, आंख के रोग इत्यादि उत्पन्न करती। तो ये हमारी ओजोन परत है, इन सबसे सुरक्षा प्रदान करती है। और प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछा जाएगा आपको ऊपर दिया गया है। प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर कीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। देखते ही देखते ये नोट, और नोट में हमारे पास स्पेशल क्वेश्चन आते हैं जो पिछले सत्रों में पूछे गए, याद रखना। ओजोन O3 अणु है ना, ओजोन क्या होता है? O3 अणु होता है हमारा, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनते हैं। तो पूछा जा सकता है ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो आप कहोगे 3 परमाणु होता है। ओजोन एक घातक खालिस्तान है, तो आप कहोगे विष है। ये गैस मानव में त्वचा का खालिस्तान उत्पन्न करती है, तो आप कहोगे कैंसर उत्पन्न करती है। ओजोन एक घातक विष है, ये गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। 3 नंबर पॉइंट की बात करें तो साथियों हमारे पास ओजोन परत सूर्य से आने वाले परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है या सुरक्षा करती है। याद रखना, ओजोन परत सूर्य से आने वाले परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहा हमारा। फिर बात करते हैं ओजोन परत को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये भी प्रश्न हमारा पूछा गया शानदार तरीके से कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाले कारक का नाम लिखिए या कारक के बारे में बताइए। तो बात करते हैं यहाँ पर ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला मानव निर्मित रासायनिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसे अपन कहते हैं CFC। इसका उपयोग शीतलन व अग्निशामक में किया जाता है। कि ओजोन परत है, इसको नष्ट करने का कार्य कौन सी गैस करती है? तो आप कहोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक मानव निर्मित रसायन है, याद रखना साथियों। और क्लोरोफ्लोरो यानी CFC का उपयोग अपन फ्रीजर में करते हैं शीतलन यानी ठंड के लिए, ठंडे पानी के लिए, या किसी वस्तु को अधिक समय तक चलाने के लिए हम शीतलन के लिए उपयोग करते हैं CFC का। और क्या करते हैं, जहाँ पर विद्युत जनित जो आग लगती है उस आग को बुझाने के लिए तो हम क्या करते हैं, CFC का प्रयोग करते हैं एक अग्निशामक के रूप में। याद रखना साथियों, क्या करते हैं, एक अग्निशामक के रूप में जरूर करते हैं। ये हमारे पास थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नज़र आने वाला है, ये देखिए शानदार तरीके से। याद रखना, माध्यमिक बोर्ड 2012 में पूछा गया प्रश्न है, और प्रश्न 3 नंबरों में पूछा गया था, और ये वापिस 2025 में यानी कि पिछले सत्र 2024 में भी पूछा गया है। आप कचरे की मात्रा को किस प्रकार कम कर सकते हैं? ठीक है, बात करते हैं इसमें। तो आपका उत्तर हो जाएगा, कचरे की मात्रा को कम करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ प्रयुक्त की जाती है। अब कौन कौन सी की जाती है उनका अपन 1 बाय 1 चर्चा कर लेते हैं। पहले विधि है वो हमारे पुनर्चक्रण, कि कचरे में छंटाई करके ऐसे पदार्थ जो अलग कर दिए जाते हैं जिनका पुनर्चक्रण संभव है, जैसे कांच की खाली बोतलें, प्लास्टिक के सामान इत्यादि। इन पदार्थों को स्थानीय निकाय कर्मचारियों के हवाले कर दिया जाता है। ये कर्मचारी इन पदार्थों को पुनर्चक्रण के लिए कारखानों में भेज देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कचरा प्रबंधन को किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं, किस प्रकार कम कर सकते हैं कचरे को? तो अपन कह सकते हैं पहला पॉइंट है पुण्यचक्रण। यदि पुण्यचक्रण की मतलब बात करें तो अपन कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हमने जो प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग किया है, जो वो खुले वातावरण में नहीं डाल के हम क्या करते हैं, ऐसे कर्मचारी को दें जो हमारे क्या होते हैं कि इनको पुण्य कारखानों में ले जाकर इनका पुण्यचक्रण करने में सहायक होते हैं। फिर प्लास्टिक का सामान है, या अपन कह सकते हैं कांच की खाली बोतलें जो अपन उपयोग में लाकर कहीं डाल देते हैं। और आप कह सकते हो इन सब वो सभी वस्तुएं जो क्या है कि हमारे वातावरण में ना क्या ना हो, अपघटित ना हो, या लंबे समय तक वातावरण में बनी रहे, उन सब का हमें क्या करना चाहिए, पुण्यचक्रण करना चाहिए और कारखानों में भेज देना चाहिए। 2 नंबर पॉइंट की बात करें, भूमि में भराव। भूमि में भराव, ठोस कचरे के शहर के आसपास की खाली भूमि में भराव के लिए उपयोग किया जाता है। कि भूमि में भराव की बात करें, ठोस कचरे को शहर के आसपास जो खाली भूमि है उसमें भराव के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट अपन पढ़ने वाले साथियों, आप देखोगे 3 नंबर, जलाने से कुछ कचरे को, है ना, जलाने से कुछ कचरे को जलाने से इसकी मात्रा में कमी आ जाती है, जैसे कागज, लकड़ी। ठीक है, कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जलाने से क्या होता है, इनका अपघटन हो जाता है या समाप्त हो जाती है, तो उनको हम क्या करते हैं, जलाकर उनमें कमी करते हैं। जैसे कागज और लकड़ी का अपने महत्वपूर्ण उदाहरण दे सकते हैं। ये आसानी से जल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। 4 नंबर पॉइंट की बात करें, बायोगैस तथा खाद्य के उत्पादन द्वारा। ठीक है, बायोगैस या खाद्य के उत्पादन द्वारा ये किस प्रकार होता है, तो अपन देखते हैं, जैव अपघटनीय कचरे से बायोगैस तथा खाद का उत्पादन किया जा सकता है। इससे कचरे के निपटान के साथ साथ ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। जैसे अपन बात करें कि बायोगैस होती है हमारी, जो मेथेन गैस होती है, बायोगैस यानी मेथेन गैस जो गोबर से प्राप्त होती है, गायों के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। कचरा जो आसानी से कागज या लकड़ी आसानी से अपघटित हो जाते हैं, उनसे हम बायोगैस की प्राप्ति करते हैं। तो अपन बायोगैस यानी मेथेन गैस, CH4 कार्बनिक यौगिक में जरूर पढ़ेंगे। याद रखना, ये बायोगैस में 98% होता है मेथेन, जिसे हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, CH4 को। ठीक है, ये हमारे क्या उत्पादन किया जा सकता है, और इससे कचरा भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और हमें अच्छी प्रकार से ऊर्जा भी प्राप्त होगी साथियों।
फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने देखने के लिए मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण नोट जो पिछली कक्षाओं में आपको कहीं न कहीं पूछे गए हैं। याद रखना इन नोट को, और आज के लिए अपनी यही बात करते हैं और फिर करेंगे आगे, है ना। तो ये लास्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हो नोट में, ओजोन परत का सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आप कहोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होता है। पृथ्वी को सुरक्षा कवच किससे कहते हैं ना, कि पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच है वो किससे कहते हैं? आप कहोगे ओजोन परत को कहते हैं, O3 को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें, ये प्रश्न है ना, यहाँ पर कट गया, तो याद रखना तीसरा पॉइंट परितंत्र लिख लेना। तीसरे पॉइंट में शुरू में परितंत्र, ठीक है, लिख लेना परितंत्र, लिख लेना परितंत्र या इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आप कहोगे एजी टेस्ले ने, एक हमारा वैज्ञानिक किया था एजी टेस्ले ने, जो परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 4 नंबर बात करें अपन, गंगा कार्य योजना का निर्माण किया गया था 1985 में। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। कुल्ले सिंचाई जल संग्रह परंपरा पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। कुल्ला जो एक प्राचीन क्या होता है, जल को एकत्रित करने की विधि होती है, ये कहाँ पाई जाती है? जो सिंचाई में काम में लिए जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आप कहोगे IUCN द्वारा, एक संस्था है उसके द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। रेड डाटा बुक में उन प्राणियों, उन जीवों का डाटा रखा जाता है, ब्यूरो रखा जाता है जो हमारे पृथ्वी पर समाप्त हो गए हैं या समाप्त होने वाले हैं, या तो विलुप्त हो गए या विलुप्त होने वाले, उनका डाटा इस बुक में रखा जाता है। ठीक है, रेड का मतलब क्या होता है? खतरा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है गंगे डॉल्फिन, और कब किया था? 2009 में किया गया था साथियों। याद रखना, आज अपन करते हैं हमारे पर्यावरण पाठ नंबर 13 का अंतिम ये क्लास थे। आज हमारा पाठ 13वां पूरा हो गया साथियों। कल आपको इससे भी शानदार चाहिए तो अपन केमिस्ट्री के टॉपिक लेके आने वाले, रासायनिक अभिक्रिया। आपको अच्छा लगे और लाने की आवश्यकता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और ये क्लास अच्छी लगी तो आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप कल हमारे साथ यूं ही बने रहिए, यूं जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।